नमस्कार सभी को। बेटा एक बार फिर आज 6 अगस्त को अपन अपना फोर्थ चैप्टर मतलब फोर्थ लेसन अपन स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सी क्लासेज में? हरिओम सर की नहीं, आपकी अपनी क्लास ही है ये। ठीक, बेटा अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज। मैं आप लोगों के लिए अपन ने लास्ट 3 डेज में जो भी पढ़ा, जो भी छोटे मोटे कंसेप्ट सीखे हैं अपने नंबर सिस्टम के ऊपर, उस पर कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ अपनी तरफ से बना करके। उन क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे कि अपन ने जो कंसेप्ट्स 3 दिन में डिस्कस किए हैं तो वो आप लोगों के कितने पकड़ में आए। आई बात में? तो उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ लिखूंगा। और वो कहते हैं एक फेमस डायलॉग है कि मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को, जो मैंने कहा था कि एक रजिस्टर और एक पेन लेके जरूर बैठेंगे। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिखूंगा, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करना और मैं उनको फिर यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा, यानी उन्हीं चीज़ों को टच करूंगा मैं उन क्वेश्चंस में जो अपन लोगों ने लास्ट 3 डेज में सीखे। ओके। हाँ, एक चीज़ और बात बेटा, वो कल मैंने वो आपका क्या होता है वो टेलीग्राम चैनल में बना करके वो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भेज दिया उसका। तो आप देख लेना, ज्वाइन हो जाना उसमें। फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो वो देखना। ठीक है, अपन कोशिश करेंगे कि जैसे अगर उसके अंदर आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, ठीक है, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उसमें आप जा करके उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है। हाँ, तो अपन ने लास्ट 3 डेज के अंदर बेटा जो अपन ने अभी तक पढ़ा है, नंबर सिस्टम अपन स्टडी कर रहे हैं। नंबर सिस्टम के अंदर अपन संख्याओं के बारे में जानकारी ली थी। उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट डे अपन ने शांत अशांत दशमलव, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन इनके बारे में अपन ने बात की थी। ठीक है। कल अपन ने घातांक नियमों के बारे में, लॉ ऑफ इंडिसेस, इनके बारे में अपन ने बात की थी। तो यानी आपके पास नंबर सिस्टम के अंदर अपन ने 3-4 टॉपिक्स अपन ने लगभग टच करे हैं। उन नंबर सिस्टम के इन 3-4 टॉपिक्स में किस किस टाइप की कैलकुलेटिव प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कैलकुलेशन की प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो उन चीज़ों को मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिखूंगा और फिर उसके माध्यम से अपन वापस एक तरीके से आपका ये रिवीजन भी हो जाएगा कि आप लोगों ने कितना समझा है 3 दिनों में। ओके, ठीक है। जैसे बेटा पहले, सबसे पहले अपन बात कर रहा हूँ, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ यहाँ पे। 36/100, 1/11, ओके। ये मैंने 4 चीजें लिखी। 36/100, 1/11, ये इसको कैसे पढ़ते हैं अपन? 4 सही 1/8। कैसे? ये मिश्र भिन्न के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको कैसे पढ़ते हैं अपन? 4 सही 1/8, या कहते हैं 4 होल 1/8। 36/100, 1/11, 4 होल 1/8, 3/18, 2/11 और 329/400। ये 1 2 3 4 5 6 चीजें मैंने आपके सामने लिखी हैं। और इसमें आपको क्या बताना है? शांत और अशांत दशमलव बताना है। क्या बताना है? कि आपको आइडेंटिफाई करना है शांत व अशांत। शांत और अशांत, ये आपको बेटा बताना है। उठाओ कॉपी पेन और शुरू हो जाओ। देखिए, शांत और अशांत के लिए ये अपन लोग क्या करते थे। ठीक, आप लोगों ने कोशिश शुरू कर दी होगी। पहले तो आपको क्या चीज चेक करनी? शांत व अशांत। शांत व अशांत को आपको चेक करना है। तो ये चीज तो आपके पूरा समझ में आ रही है कि हाँ भाई, आपको ये अंश है, ये हर है, 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 और इसको मैं जंप कर गया, है ना? क्योंकि इसको ये पहले मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो उसको करने का तरीका क्या है? ये 1/8 जो लिखा होता है, इसका जो हर होता है बेटा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? 4 से मल्टीप्लाई। यानी यहाँ जो संख्या नीचे लिखी हुई रहती है, डिनोमिनेटर में जो संख्या लिखी हुई रहती है,
उसको मल्टीप्लाई करना किससे, 4 से। तो 8 चौक 32, 8 4 जा 32 हो गया। इन दोनों का जो गुणनफल आए उसमें क्या करना, ये अंश जोड़ देना होता है। मिस फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो उसको कैसे करते हैं, 8 को यानी जो इसका हर है यानी इसका जो डिनोमिनेटर है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 गुना 4 कितना हो गया, 8 चौक 32, 32 और उसमें ये अंश जोड़ देते हैं यानी 32 और 1 33। तो यानी ये चीज क्या होगी आपके पास 33/8 ये हो गया। तो अब तो इजी सा लग रहा है ना भाई, यही भयानक सा लग रहा था ये अजीब सा कि यार ये 3 टाइप से इसको कैसे क्या लिख दिया, क्योंकि भूल गए होंगे अपन, है ना। कुछ लोगों को याद रह गया होगा, कुछ लोगों को भूल गए कि ये भाई ये मिश्र भिन्न है, इसको सिंपल के अंदर अपन ने कन्वर्ट कर दिया। तो वापस वही 8 चौक 32, 32 में 1 जोड़ा 33, 33/8। तो इसको अपन ने बदल दिया। अब आपके सामने आपको ये चीज क्लियर है कि भाई 36/100, 1/11, 33/8, 3/18, 2/11, 329/400 आपके पास है। इनको 2-3 बार मैंने रिपीट इसलिए किया कि मैंने आपको टाइम दिया है कि आप मेरे को विश्वास है कि आप लोग रजिस्टर लेके बैठे हुए हैं। तो रजिस्टर लेके बैठे हुए हैं तो निश्चित है कि आप लोगों ने इसको हल भी कर लिया होगा, ठीक, और कुछ रिजल्ट्स भी निकाल लिए होंगे। अब बेटा रिजल्ट्स निकालने के बाद आपको क्या बताना है, कि आपको तो ये बताना है कि शांत है या अशांत है। शांत का मतलब क्या था, मैंने आपको बताई थी, टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनेटिंग। और अशांत को क्या बोलते थे, नॉन टर्मिनेटिंग। राइटिंग में जाने की जरूरत नहीं है, राइटिंग गंदी है मेरी, जानबूझ के ऐसे होती है। तो शांत को बेटा टर्मिनेटिंग और अशांत को नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो अब आपको ये चेकआउट करना है इसमें से कि ये जो मैंने क्वेश्चंस आपके पास लिखे हैं, कि आ जाता है कि आपको वहां पे एग्जाम में दे दिया कि आपको चेक करने की वजह कि ये बताओ कि शांत वो अशांत है। उसका उद्देश्य ये नहीं है कि आपको डिवीजन करना आता नहीं, आपको भाग देना आता है कि नहीं है। भाग देना तो सबको आता है कि 36 को 100 से देना, 1 को 11 से देना, 33 को 8 से देना, 3 को 18 से देना, 2 को 11 से देना, 429 को 400 से देना है। भाग देना सबको आता। तो उसका उद्देश्य ये नहीं है कि आपको भाग देना आता है या नहीं आता, उसका उद्देश्य ये है कि वो आपको शांत और अशांत, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत और अशांत दशमलव आपको पहचानना आता है या नहीं आता। ओके, तो मान लिया कि भाग तो सब लोग दे लेंगे, भाग दे लेंगे तो उनके रिजल्ट्स भी आएंगे। अब भाग देने के बाद जब रिजल्ट्स आएंगे तो आप देखिए कि आपने 36/100 को किया तो क्या जाएगा आपके पास, भाई 2 जीरो है तो यानी इसका रिजल्ट आपने ये माइनस ये 0.8 लिख दिया। ठीक है बेटा, 1 को 11 से भाग दोगे, 1 को 11 से भाग दोगे तो क्या करेंगे, वापस 1 लिखा था। अब कई लोग तो बोर हो रहे होंगे कि सर अब ये भाग देना सिखाओगे क्या। बेटा मेरी जिम्मेदारी है, मैंने हमेशा कहता हूँ कि मेरे लिए तो अंतिम बच्चा इंपॉर्टेंट है जिसको नहीं आता या जो भूल चुका है। ठीक, 1/11, 1 में 11 का भाग जाता नहीं है, अब जाता नहीं है तो वे दशमलव उतारे, दशमलव उतारा तो एक जीरो आपने ये उतार दिया, ये दशमलव यहाँ पे लगाने के बाद ये जीरो लगाया। अब ये अकेला धकेला पड़ा है तो कोई बात नहीं, इसके आगे भी जीरो लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता एक तरीके से। ठीक है, ये जा रहा है क्या, आपने दशमलव लगाया तो यहाँ पे 10 बन गया, पर 10 में 11 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। हाँ भाई मेरे को ध्यान आ गया, एक कल होते ना इसको हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, भाज्य। कल एक बच्चे ने भी लिख के भेजा, बोला सर डिविडेंड को भाज्य बोलते हैं, तो मेरे को भी ध्यान आ गया था भाज्य बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा यानी ये डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया, इधर जो आएगा क्वोशंट आएगा अपने पास। तो 11 को किससे भाग देना, 11 से किसको भाग देना है, 10 को भाग देना 11 में। और अभी तो समस्या फिर वो आ गई, सर डेसिमल उतार लिया और उसके बाद जीरो भी उतार लिया, तब भी है तो 10 तो इससे छोटा ही है भाई, भाग देने के लिए कम से कम बराबर तो हो, तब तो शुरू करें अपन कुछ। ठीक है, नहीं जा रहा था, नहीं जा रहा तो क्या करें, अब एक डेसिमल और उतार दूं क्या, भाई एक बार तो अपन ने उतार लिया।
एक बार तो अपन ने उतार लिया बेटा, अब क्या वापस एक डेसिमल और लगा और एक जीरो और उतार लो क्या? नहीं, डेसिमल एक बार लगा दिया, उसके बाद अगर आप जीरो बढ़ा रहे हो तो यानी इधर एक जीरो बढ़ाया तो इधर भी एक जीरो बढ़ा दिया। बात समझ में आ गई? तो अभी तक क्या हुआ? 100 को किससे डिवाइड करना है? 11 से डिवाइड करना है। तो अपने पास क्या होता है? 11 9 99। ठीक है साहब, ये 99 वो एक आ गया, फिर वही जीरो जीरो और फिर वही 11 9 99। ये चलता है, वो एक बचता जाएगा, ये 9 9 9 9 9 क्या हो जाएगा आपके पास? रिपीट होता चला जाएगा। तो फिर वही 99 है, फिर वही एक बचेगा, फिर उतारोगे तो यानी ये 9 9 9 आपके पास चलता चला जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि इसका रिजल्ट क्या आ गया आपके पास? 0.999। ठीक है बेटा, ऐसे ही अब 33 को किससे देना? 8 से भाग देना। ठीक है, 8 से 24, 8 चौक 32, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, नहीं जाता, आपने क्या किया? डेसिमल उतारा और इधर जीरो लगा दिया, 8 एकम 8 हो गया, ये फिर 2 हो गया। नहीं जाता, जीरो उतारा, 8 दूनी 16 हो गया, ये हो गया 4, फिर जीरो उतारा, 8 पंजे 4। ये तो इसका रिजल्ट क्या आया बेटा आपके पास? 4.125। ऐसे अभी 3/18 का करो। अब 3/18 डेसिमल उतारा, 18 एकम 18, 10 में से 8 गई 2, 2 में से 1 गई 1। नहीं जाता, जीरो उतार लिया ऐसे, 18 पंजे 90, 18 चक्के, फिर उतार लिया बेटा आपने, फिर वही जीरो। इस टाइप से फिर वही 12। तो ये चीज ये चलती चली जाएगी। तो आपने क्या लिखा? आपने 0.16666, मतलब ये चीज चलती चलेगी। ठीक है, फिर 2/11 आ गया। नहीं जाता, डेसिमल उतारा, 11 एकम 11 हो गया आपके पास, 9 हो गया। ठीक है ना, 11 एकम 11 ये हो गया, फिर 11 8 88, फिर 2, फिर जीरो, 11 एकम 11, फिर 9, फिर जीरो, 11 8 88, फिर 2, फिर जीरो, ऐसे ये चीज। तो यानी इसका रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास? 0.1818 ऐसे। ठीक है, इस टाइप से ही आपके पास रिजल्ट्स आते चले जाएंगे। अब बेटा आप देखिए कि ये 0.36 है, ये 0.99 है, तो इसको मैंने क्या लिखना बताया था? ये रिपीट हो रहा है ना, इसके आगे डॉट 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 लगे हुए, इसका मतलब क्या है? ये बार बार आ रहा है। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं क्या? 9 बार। इसका तो कुछ बन ही नहीं सकता, इसको तो 0.36 का 36 ही रहने देते हैं अपन, इसका कुछ बन नहीं सकता। ये 4.125, आगे कुछ है ही नहीं। ये 6 रिपीट हो रहा है, इसको क्या लिखूं? 0.1 पर 6 रिपीट हो रहा है, तो अपन ने 6 के ऊपर ही बार लगाएंगे केवल। इसका 0
दशमलव 1 8 1 8 1 8 1 8 ये आता जा रहा है, तो 1 8 ये रिपीट हो रहा है, यानी दोनों पे अपने बार लगा दी। ठीक है, ऐसे इसको भाग देके देख लेना, तो इसका भी ये चीज। अब मेन उद्देश्य अपना ये है कि आपने वो क्या बताना था बेटा, कि शांत व अशांत, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। अब अपने को अगर ये चीज क्लियर है कि आपने 36 को 100 से जब डिवाइड किया था और ये पूरा पूरा भाग चल करके क्या बच गया, ये 0.36 आ गया, 0.36 आ गया, तो इसका मतलब क्या, ये चीज खत्म हो गई ना, इससे आगे भाग जा ही नहीं रहा था, बस 36 पे एंड हो गया। इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग या शांत। अब ये बार जहां दिख जाए, जिसके ऊपर आपको बार दिख जाए, तो इसका मतलब वो खत्म तो हो ही नहीं रहा, यानी 9 रिपीट ही हो रहा है। तो जब भी आंसर ये रिपीट हो रहा था, इसको अपन ने थोड़ा अच्छे स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने इसको यूं लिख के दे दिया, तो ये तो रिपीट ही हो रहा है, चलता ही जा रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। मैं इसको यूं एंटी लिख देता हूं, नॉन टर्मिनेटिंग या अशांत। इसमें देखो 4.125 आगे खत्म हो गया ना, आगे है ही नहीं, कोई डॉट 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 आ रहा है, नहीं आ रहा, जा ही नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या गया, ये क्या हो गया, शांत हो गया, यानी ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग यानी शांत। अब बेटा इसमें देखो कि 1 था, फिर उसके बाद 6 रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा, चलता ही जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें 1 8 रिपीट हो रहा है, क्यों बाहर लगे हुआ 1 और 8 पे, तो यानी ये भी क्या हो गया आपके पास, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो आपको क्या था, जब तक आपको कि किसको किस कंडीशन में अपन इसको टर्मिनेटिंग कहेंगे, किस कंडीशन में नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, यानी किस कंडीशन में अपन शांत कहेंगे, किस कंडीशन में अपन अशांत कहेंगे, जब तक आपने वो क्लियर, अपन डिवीजन तो कर लेंगे, वो मैटर नहीं करता, पर डिवीजन करने के बाद जब आपके पास रिजल्ट यानी जो भागफल आ जाएंगे, तो उन भागफलों को अपन कैसे डिस्कस करें, उन भागफल को अपन कैसे डिस्कस करें, तो उस कंडीशन में अपन को, हाँ क्या, जब अपने कंसेप्ट क्लियर है, क्या सर ने बताया था, क्या बताया था कि भाई ये खत्म हो गया, खत्म हो गया, इसका मतलब इसको टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट हो गया यानी शांत हो गया है ना भाई, नौकरी से टर्मिनेट कर दिया उसको, यानी निकाल दिया, बात खत्म, तो इसलिए यानी वो शांत हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग यानी एन नो 9 के ऊपर क्या बार आ रहा है, बार आ रहा है, यानी ये 9 रिपीट ही होता जा रहा है, भाग देते जाओगे, 9 आता चला जाएगा, यार ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, ये तो शांत ही नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या, ये अशांत है, इसलिए इसको अपन कह दिया नॉन टर्मिनेटिंग कह दिया। ये खत्म हो गया, इसलिए अपने इसको टर्मिनेटिंग कह दिया। ये 1 के बाद ये 6 चला जा रहा है, तो कभी खत्म ही नहीं हो गया, बार बार 6 ही आए जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, तो इसको भी अपन ने क्या कह दिया बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग कह दिया। 1 8 ये आए जा रहा है, यानी इसको भी अपन ने क्या कह दिया, नॉन टर्मिनेटिंग कह दिया। तो कहने का मतलब ये, तो आपको अगर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन क्लियर है, वो कंसेप्ट क्लियर है, तभी आप रिजल्ट निकालने के बाद भाग तो दे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा आपने को कि भाई इसको 33 को 8 से भाग दो, 33 को 8 से भाग दो, ये थोड़ी पूछेगा कि भाग देने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है, वो क्वेश्चन है मेन, तो वो है, तो कहने का मतलब ये, इसलिए आपको शांत और अशांत को, तो मेरे को लगता है कि ये चीजों से आपको थोड़ा आइडिया होगा कि आपको शांत और अशांत को, ये तो अब हाथ की याद, जैसे ये चीज की, तो हाथ की याद आप ये देख लीजिए कि आप में नोट कर लीजिए, कल 5 ऐसे कोई भी परिमेय संख्याएं लिखोगे, रेशनल नंबर्स आप लिखोगे, अपने मन से कुछ भी लिख देना, पहले मैं सोचना कि यार अपन ने ये 8 अपॉन मतलब 2 लिख दूं, तो हाँ ये तो कट जाएगा, 2 4 जा 8 टर्मिनेटिव, नहीं ऐसा नहीं, मतलब कहने का मतलब अपने मन से रैंडमली जो भी पेन चले लिख दिया, 5 क्वेश्चन लिख दिया, और इसको अपने रजिस्टर में रफ में प्रैक्टिस करके देखोगे, कोई से भी 5 क्वेश्चन, ये तो शांत और अशांत के ऊपर आपका होमवर्क रहा, और ये चीज समझ में आ गई होगी, फिर भी कोई दिक्कत हो तो मेरे को उस पर टेलीग्राम पे लिंक पे आप मेरे को पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है बेटा। फिर अब
फिर बेटा अपन ने कल का मीन्स लास्ट 2-3 डेज के अंदर अपन ने जो बात की थी, एक रेशनल और इरेशनल की भी बात की थी। तो एग्जाम्स में कुछ डिजिट्स, कुछ नंबर्स आपको दे दिए जाते हैं और आपको पहचानना पड़ता है कि भाई रेशनल है या इरेशनल है, ठीक है, अलग अलग है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ यहाँ पे, आप वही अपना तरीका कि वही करके जब तक फटाफट जैसे मैं लिखता जाऊँ, आप अपने हिसाब से अपनी कॉपी में लिख लेना कि भाई हाँ ये रेशनल, ये आर और आई, आर फॉर रेशनल, आई फॉर इरेशनल। रेशनल मीन्स परिमेय, इरेशनल मीन्स अपरिमेय। तो परिमेय, अपरिमेय, 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 ताकि वो मेरे यहाँ से इससे मैच भी कर लेना आप, ठीक है बेटा। तो चलो देखो, अब आपका दूसरे टाइप के क्वेश्चन अपन ने मैंने लिख दिया यहाँ पे √23, एक लिख दिया मैंने √225, एक लिख दिया बेटा मैंने 0.3796, एक लिख दिया मैंने 0.478478 डॉट 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 डॉट, ये डेसिमल है बीच में। और फिर एक और लिख दिया अपन ने बेटा 1.10010010001 डॉट डॉट डॉट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन ये मैंने लिख दिए, ठीक है। अब इसमें आपको क्या पहचाना है, ये दूसरी टाइप को अपन जो डिस्कस कर रहे हैं, परिमेय और अपरिमेय। क्या पहचानना बेटा आपको, परिमेय और अपरिमेय पहचानना। परिमेय मीन्स रेशनल, और ये क्या हो गया, इरेशनल। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम के भी रहते हैं, है ना बेटा, तो ताकि उन लोगों को भी दिक्कत नहीं आए। तो आपके पास समस्या क्या है बेटा, कि आपके पास टर्म दे दी, अब आपको इसको आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है, आपको इसको पहचानना है। क्या पहचानना है, कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है, ठीक है। अब समस्या तो वो की वही आ गई, क्या, कि जिसने अपनी लास्ट 3 क्लासेस को ढंग से सुना होगा, ढंग से देखा होगा, क्या, कि भाई रेशनल किसको कहते हैं और इरेशनल किसको कहते हैं, परिमेय किसको कहते हैं और अपरिमेय किसको कहते हैं, ठीक है। अगर वो मालूम होगा तो अपन ने क्या देखा था बेटा, कि जो भी संख्या अंडर रूट में लिखी जाती है वो क्या होती है, इरेशनल होती है, अपरिमेय होती है ना, ये बात की थी। अरे हाँ, ये कंसेप्ट तो ध्यान आ गया, यही कहा था सर ने कि जो अंडर रूट में लिखी जाती है, और कैसे, वैसे परिभाषा के रूप में अपने मन में एक बार रिवाइज कर लो, क्या जो P बटे Q के रूप में, ऐसी बात कही थी ना अपन ने, कि जो P बटे Q के रूप में लिखी जाती है और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और क्या कहा था, P व Q क्या होनी चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक मीन्स इंटीजर, इंटीजर होने चाहिए, है ना। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो अपन उसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। तो ये P अपॉन Q के फॉर्म में, तो उनको तो रेशनल कहेंगे। और फिर दूसरी इरेशनल के लिए डेफिनेशन क्या दी थी, अपरिमेय के लिए डेफिनेशन क्या दी थी अपन ने, जो P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हूँ। ऐसी कौन सी संख्याएं, तो अपन ने कहा था कि सर एक तो जो √23 है, तो ये √23 को अपन क्या कह सकते हैं, अपरिमेय कह सकते हैं, अंडर रूट में आई हुई है ना, तो अंडर रूट में। अब एक यहाँ पे चीज मैं डिस्कस थोड़ा सा आपको ले रहा हूँ, हो सकता है कि बोर भी हो जाओ आप, कि बेटा कि कुछ एक बच्चे ने लिखा था, किसी ने, नाम कोई जरूरी नहीं है बात करना उस टॉपिक, उस चीज पे, कि सर भाई आप अगर 8/2 लिखो, यहाँ पर बहुत गहरी बात कर रहा हूँ बेटा मैं, क्योंकि समस्या कुछ भी हो सकती है, तो इंसान है, अपन किधर भी सोच सकते हैं, कोई वो बात नहीं, कि 8/2 लिखूं तो सर ये तो समझ में आया कि ये नंबर है और ये नंबर है,
है ना। तो ये तो समझ में आता कि इसको ये इसमें भाग दिया जा सकता है या बटे में लिखी जा सकती है, भाई कटेंगे तो काट लेंगे अपन, ये जो भी ठीक है ना बेटा, परिमेय संख्या तो है ये। पर सर ये P बटे Q, P क्या है, एक अल्फाबेट है, अंग्रेजी का एक अल्फाबेट है, और Q भी एक अंग्रेजी का अल्फाबेट है। अब यहाँ पे ये तो था कि भाई ये वास्तविक संख्या, ये भी वास्तविक संख्या, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, हाँ भाई कटिंग वटिंग हो जाएगी ये वो, ठीक है। पर ये P बटे Q, तो सर ये अंग्रेजी का अक्षर अंग्रेजी के अक्षर से हमको क्या पता कि अंग्रेजी का अक्षर अंग्रेजी के अक्षर से कैसे काटे, हमको तो पता ही नहीं है। ये वास्तव में एक बच्चे ने पूछा, और मैं कह रहा हूं उस बच्चे का धन्यवाद कि उसने ये मेरे से पूछा। कारण बेटा क्या, इससे मेरी जो पढ़ाने की जो शैली है या जो पढ़ाने का जो नजरिया है वो और डेप्थ में जाएगा कि यार बच्चे को वास्तव में इस टाइप की भी सोचेंगे। जनरल सोचते हैं कि यार ये तो इतना तो पता ही होगा, नहीं पता, हर कोई सीख के नहीं आता। तो बेटा कम से कम उसने ये पूछा, तो ये मेरे और बच्चों के लिए भी ये अच्छी बात हो गई कि ये कि बेटा कि मैथ्स में क्यों कई बार गलत है कि सर ये होता है, क्योंकि अब ये चीज यहाँ पे समझ ली तो कई बार तो ये तो दिक्कत वहां पे भी आएगी कि भाई जैसे मैंने यूं लिख दिया a की पावर m, तो सर अब इसको तो कैसे करें भाई 2 की पावर 3, जो कल अपन बात करे थे, इनको तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कर, पर a की पावर m ये कैसे, तो ये कि इंग्लिश अल्फाबेट को अपन कैसे समझे। तो बेटा उसका मतलब ये होता है कि कोई डेफिनेशन देने के लिए एक आइडियोलॉजी डिफाइन की जाती है, ठीक है। मैं ये P बटे Q, ये तो केवल एक रूप है, रूप का मतलब P का मतलब यहाँ पे P थोड़ी है, P का कोई मान होगा, Q का मतलब Q थोड़ी है, Q का कोई मान होगा। और अगर किसी ने मेरी डेफिनेशन ढंग से सुनी हो, इसलिए मैंने आज इस परिमेय के ऊपर वापस बात कर रहा हूं, केवल उस एक क्वेश्चन जो पुटिंग हुई थी अपने पास सामने, इस बहाने सबका हो जाए, भला हो जाए कि P बटे Q का रूप हो। मैं शब्द क्या बोला था, मैंने ये नहीं बोला था P बटे Q हो, मैंने आपको फर्स्ट डे ही कहा था कि मेरे शब्दों को गौर से सुनोगे तो आपको कहीं कॉन्ट्रोवर्सी मिलेगी ही नहीं। P बटे Q का रूप हो, P बटे की फॉर्म में हो, P बटे Q की फॉर्म में हो, तो बेटा P बटे Q का रूप हो। तो रूप का मतलब क्या होता है कि हाँ ऐसा ही दिखता हो, मतलब कि बटे का चिन्ह हो, तो जैसे देखो ये बटे का चिन्ह है, ठीक है। और P और Q, मैंने क्या बोला था, P व Q, P व Q, P व Q ही नहीं है, ये इंग्लिश अल्फाबेट नहीं है, ये क्या है, कोई पूर्णांक है, कोई इंटीजर है। अगर किसने ये शब्द उस दिन ढंग से सुने होते तो आपको क्लियर हो जाए। पर आगे ध्यान रखना कि जो बोलता हूं उसको समझो ढंग से कि क्या कहना चाहो। मैंने ये थोड़ी बोला भाई पी बटे क्यू के रूप में हो फिर वहीं छोड़ दिया, मैंने क्या बोला आगे, पी व क्यू क्या होना चाहिए, कोई इंटीजर होना चाहिए, यानी मतलब कि पूर्णांक होने चाहिए। तो यानी पी की जगह यहाँ पे पूर्णांक क्या 8 है, और क्यू की जगह बेटा क्या 2, यानी इस दिखने में वो फोटो ऐसी दिखेगी यो बटे में, ये बटे में फोटो दिख तो रही है, पर पी की जगह क्या है, कोई पूर्णांक लिखना था तो पूर्णांक अपन ने 8 लिख दिया, क्यों की जगह क्या कोई पूर्णांक लिखना था, पूर्णांक अपन ने 2 लिख दिया, तो ये बटे के रूप में आ गया बेटा, आई बात में, इसलिए। और क्यू नॉन जीरो यानी नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ये बात समझ में आ गई। तो वो तो परिभाषा को समझाने का एक तरीका होता है। बाकी जब अपने लिखा कि भैया इंटीजर, तो इंटीजर ही होने चाहिए, यानी पी और क्यू का मानिए, तो वो तो अपन भी बात है कि पी क्यू से कोई कट सकता है क्या, कभी कटे, पर हाँ ये तो कट सकता है भैया, ये तो कट सकता है यार, बात समझ आ रही है बेटा। तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने आप ही जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था वो अपने बैठे बैठे क्लैप कर ले घर खुद के लिए, क्योंकि उसने कई लोगों का भला किया है। वो भला कैसे हुआ, क्योंकि अब देखो इस चीज को कैसे लेते हो तुम लोग, आप लोग कैसे लेते हो, अरे सर ये जैसे मैंने ये चीज कही होगी तो कई लोगों ने समझेंगे अरे यार सर इतना सही नहीं पता था क्या उसको, नहीं बेटा नहीं नहीं, कई लोगों को वो तो पता था, पर मेरे को क्या हाईलाइट करनी थी कि जो मेरे शब्द क्या होते हैं उन शब्दों को सुनना, तो अब तुम लोगों को सुनना पड़ेगा कि सर ने बोला है ये, तो ये वो रूप था, वो रूप था, तो इसलिए ये बेटा ऐसी चीज इस टाइप से होती है। तो आपके दिमाग में कोई भी चीज आती है तो निश्चित रूप से आप बिंदास होकर के पूछ सकते हो, हर चीज को मैं उसको आपके सामने वापस उसका सॉल्यूशन उसको रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है बेटा। तो आप लोगों ने क्या कहा था बेटा कि ये पूर्ण ये डेफिनेशन ये हो गई, तो अपरिमेय के लिए क्या कहता, जो पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखे जा सकते हो तो वो अंडर रूट के अंदर, तो ये अंडर रूट 23, ये बात क्लियर है, ठीक है, इसको तो मैं अब देखो बेटा,
तो √20 रूट वाली संख्या है, इसलिए क्या हो गया आपके पास अंडर रूट में, तो इसको क्या बोलेंगे अपरिमेय, अपरिमेय, क्योंकि अपने नियम के अनुसार अपरिमेय या इररेशनल। ठीक है। अब मैं पूछूं बेटा कि ये दूसरा वाला क्या है, इसका कौन सा रूप है? ज्यादा सोचोगे ही नहीं। अरे सर आपने अभी अभी तो कुछ सेकंड पहले ही तो बोला कि जो अंडर रूट में लिखा हुआ है, जो अंडर रूट में लिखा हुआ है वो है परिमेय, है ना? तो ये भी तो अंडर रूट में लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है, वर्गमूल के चिन्ह के अंदर तो लिखा हुआ है, तो ये भी है परिमेय। नहीं, ये परिमेय होगी। क्या होगी बेटा? परिमेय। क्या बोलेंगे? रेशनल। अब मैं रेशनल को आर और इरेशनल को आई, ठीक है बेटा? ओके। क्योंकि सर ये तो फिर कंट्रोवर्सी होगी ना भाई, आपने इसको ये रूट में लिखी हुई है, इसको तो परिमेय कह रहे हो, इसको तो मतलब इरेशनल कह रहे हो, और ये √25 है, ये अंडर रूट में लिखी हुई, तो इसको परिमेय कह रहे हो, इसको रेशनल कह रहे हो। सर ये बात तो गलत है आपकी। नहीं बेटा मैं तो सही हूं। सर कभी गलती करते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, कोई अपन हो ही गई ना। धरती पे कई ऐसे इंसान है ना, कि जो इंसानियत के लिए भेजा गया पर नहीं निभा पाते इंसानियत, तो ईश्वर से भी गलती हो जाती है ना ऐसे, कि जिन चीजों के लिए अपने को इस धरती पे भेजा गया अपन वो ना करके और बाकी सारी चीजें कर लेते हैं, पर जो मेन है वो गोल अपना अपना भूल जाते हैं। तो है ना बेटा, गलती ईश्वर से भी हो सकती है तो मेरे से भी हो सकती है, पर यहाँ पे तो ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं गलत नहीं हूँ। अब दिमाग लगाओ कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। अभी तो सर बोल रहे हैं कि जो अंडर रूट के अंदर होती है उसको अपरिमेय कह देते हैं, तो ये भी तो अंडर रूट में ही यार बिल्कुल पास पास में लिख भी दिया। यो भी नहीं कि यार एक ही क्लास में ये चीज बोल रहे हैं, यही अगर एक दिन पहले या 2 दिन बाद बोलते तो शायद हम भी भूल जाते कि हाँ भाई उसको अंडर रूट में लिखा था नहीं लिखा। मैंने क्लास में क्या बोला था कि अंडर रूट में लिखी हुई हो पर उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए। 225 जो है रूट अंदर 225 जो है बेटा, इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है। क्या होता है? 15। इसका रिजल्ट क्या आता है? √225 का जब वर्गमूल निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। आई बात में? और 15 आ गया भाई, हल तो करोगे ना। अब ये √23 है, अब इसको हल किया तो वर्गमूल निकालोगे तो पॉइंट्स में ये ऐसे आएगा और वो मतलब चलता जाएगा, ये जाएगा, तो उस वजह से अपन ने इसको अपरिमेय कह दिया। पर इसको भी देखें सर, ये √225 है। अरे भाई जैसे मान लिया कि कोई 4 लिखा हुआ है और ये 2 की घात 2 भी लिखा हुआ है, अरे तो ये और ये मान कोई अलग अलग थोड़ी है। 2 की घात 2 का मतलब भी 4 और ये 4 का मतलब भी 4, तो ये √225 लिखूं या 50 लिखूं एक ही बात है बेटा, एक ही बात है ये। तो कहने का मतलब इतना माइन्यूट सोचना पड़ता है कि आपको ये आइडेंटिफाई करने के लिए। तो √225 यानी 15, इसलिए अपन ने इसको परिमेय का। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? ओके। अब बेटा ये क्या है? 0.3796 खत्म हो गया। 0.3796 ये खत्म हो गया ना, आगे कुछ भी नहीं है, टर्मिनेट हो गया ना, मतलब ये जो भागफल जो भी आया टर्मिनेट हो गया ना, ये टर्मिनेट हो जाता है। तो मैंने क्या बात की थी कि जब टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन कोई भी दे रखा हो, कोई रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग, अभी रेशनल नंबर कहते हैं, अरे 0.3796 का रेशनल कैसे? वैसे तो अपन को पता है कि कुछ भी नहीं होता तो नीचे 1 मानते हैं, नहीं तो बेटा डेसिमल भी हटाओगे तो क्या कितने 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ऐसे लिखोगे नहीं लिखो, तो ये देखो रेशनल नंबर हो गया कि नहीं, परिमेय संख्या हो गई कि नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये डिवाइड किया तो अपने पास क्या हो गया कि ये आपके 0.3796 टर्मिनेट हो गया। और आपने क्या बात की थी डेफिनेशंस में, अपने जब मैंने शांत और शांत की बात कर रहे थे और उसको परिमेय, तो ये भी क्या हो गया? टर्मिनेट है, हो रखा है, तो ऐसा रेशियो भी क्या कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा, यानी रेशनल कहलाएगा। इसका क्या मीनिंग? देखो ये 4 7 8 4 7 8
फिर डॉट डॉट, इसका मतलब 478 रिपीटिंग शुरू हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये क्या 0.478 ये बार, और मैंने क्या बोला था, टर्मिनेट नहीं यानी नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी रिपीट होता जा रहा हो या बार लगा हुआ हो, तो आंख बंद करके क्या लिख दोगे, अपरिमेय, यानी आई इरेशनल, आई आर कर देते हैं, इरेशनल। और अच्छा ठीक, सॉरी, ये बार 0.478 478 ये बार है बेटा। बार जहां भी आ जाए उसको आपको क्या लिखना है, बार जिस पे भी आ जाए उसको क्या लिखना है आपको, परिमेय, क्या लिखना है, परिमेय। जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में 1/11 क्या था ना, जिसमें 9 बार 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 आ रहा था एक तरीके से, तो ये अब 1.100000, अब देखो बेटा इसमें इसमें भी रिपीट हो रहा है, बार आ सकता है क्या, देखो इसमें बार कैसे लगा मैं, क्या रिपीट हो रहा है, देखो इसमें, इसको 1.101 ऐसे बाहर लिख दूं क्या, नहीं, इसको ऐसे नहीं, क्यों, देखिए आप इसमें देखो 1.101, फिर डबल जीरो आ गया, फिर 1, फिर ट्रिपल जीरो आ गया, ये 1 1, आपको डिजिट्स तो 1 और 0 दिख रही है, पर आप देखो यहाँ पे 101, फिर डबल जीरो, फिर 1, फिर 3 बार 0 1, फिर यानी ये तो कोई धनी धोनी नहीं है इसका, कुछ भी आ रहा आगे 5 जीरो ने कोई, आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हो क्या, आप इसको कुछ ऐसा कहीं पे भी लिख सकते हो कि भाई 101 लगाऊंगा, अगर मैं इसके ऊपर बार लगा दूंगा तो इसका मतलब इसको हटाते क्या होना चाहिए, आगे भी 101 आना चाहिए, पर ये तो 1001 आ रहा है ना, आगे फिर 1001 आ रहा है, तो इसका मतलब इसको बार तो लिख ही नहीं सकता, यानी बार की फॉर्म में इसको मैं लिख ही नहीं सकता, तो इसका मतलब और फिर क्या, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता जा रहा है चलता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय, आई आर, ठीक है। तो आपको रेशनल और इरेशनल पहचानने का तरीका ये होता है कि आपको रेशनल और इरेशनल कैसे पहचानना, तो यहाँ पे भी आपको बार दिख जाए, जैसे 6 बार लिखा हुआ है, 0 पॉइंट, मान लिया 6 बार लिखा हुआ है, 0.9 बार लिखा हुआ है, या 0.47 ऐसे बार लिखा हुआ है, या 0.47 बार लिखा हुआ है, आई बात समझे, ये सब क्या होंगे, सारी संख्याएं क्या होंगी, रेशनल होंगी, क्या होंगी, रेशनल। और जो अंडर रूट में हो, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता हो, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता हो, और संख्या क्या कहलाएंगी, अपरिमेय कहलाएंगी। इसको क्यों कहा, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाता है, 15 है, 15 लिखो, ये लिखो, इसलिए ये परिमेय है, ये टर्मिनेट हो गया, परिमेय है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है पर रिक्वेरिंग है, रिक्वेरिंग मतलब आवर्ती, ठीक है, आवर्ती, ये आवर्ती का मतलब बंच वो रिपीट हो रहा है, 478 478, तो बंच रिपीट हो रहा है, यानी बार लग सकता है, बार लग सकता है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग होते हुए भी रेशनल है, परिमेय है। और ये रिपीट, ये
अनावर्ती तो है, नॉन टर्मिनेटिंग तो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, ठीक है। बट इसको अपन बार की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता क्योंकि डिजिट्स जिगजैग है, कोई सिमेट्री डिजिट्स में है ही नहीं। जब डिजिट्स में सिमेट्री नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो, और इसको क्या बोल देते हैं, अनावर्ती, नॉन रिक्योरिंग, ठीक है। तो क्या बेसिक कंसेप्ट क्या हो गया, रेशनल और इरेशनल पहचानने का। तो रेशनल में तो क्योंकि आपको दिक्कत कहाँ आएगी, इस टाइप की चीजों में आएगी, बाकी चलो रेशनल और इरेशनल अंडर रूट और पी बटे क्यू ये तो आप लोग देख लोगे, बट बेटा इसमें कहाँ दिक्कत आएगी, एक बार और नॉन बार में। क्यों, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, पर इनमें से एक तो क्या बोल रहे हैं, रेशनल बोल रहे हैं, और एक अपन को क्या बोल रहे हैं, अपन लोग क्या बोल रहे हैं, इरेशनल बोल रहे हैं। एक को अपन रेशनल बोल रहे हैं, एक को इरेशनल बोल रहे हैं, पर इसमें वो बारीक चीज क्या है, आपको ध्यान हो तो, जैसे ये 478.478 मैंने इसको इसे बाहर लगाया था, फिर यहाँ पे क्या लिखा था, अपरिमेय में लिखा, अपरिमेय में लिखा, और फिर मैंने उसको मिटा दिया। आई वही कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है कि भाई हाँ, एकदम जो है कि यार सर ने क्यों मिटाया एक तरीके से यूं, फिर मैं क्यों, मेरा थोड़ा यार ये तो रिपीट हो, बंच रिपीट हो रहा है, कोई जिगजैग तो है नहीं, तो फिर तो ये, और जैसे देखा कि यार ये भी रिपीट तो ये मतलब कि चलता तो जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, फिर मैंने देखा यार वो रिपीटिंग वाला सेंस तो बैठ ही नहीं रहा, तो मैंने इसको परी में लिख दिया। तो कुल मिला के बेटा बात आपकी ये है कि यहां तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को दिक्कत क्या है कि इन में पहचानने में, नॉन टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग के दो केस हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग के दो केस हो गए, क्या, नॉन टर्मिनेटिंग के क्या हो गए, दो केस हो गए, क्या, एक आवर्ती, अब और एक अनावृत्ति। प्रॉपर हिंदी में वर्ड क्या है, हो सकता है ये सही भी हो प्रॉपर हिंदी में या गलत भी हो, परंतु तुम बस ये ध्यान, नॉन टर्मिनेटिंग में अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव, तो अशांत आवर्ती दशमलव हो तो उसको अपन क्या कहेंगे, रेशनल कहेंगे, और अशांत अनावर्ती दशमलव हो तो उसको अपन बेटा क्या कहेंगे, इरेशनल कहेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग, रिपीटिंग वाला हो रहा है तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो ये इसके अकॉर्डिंग अपन ये बात करते हैं, क्लियर है ये कंसेप्ट। तो होमवर्क क्या, आपको अपने मन से रजिस्टर में 20 संख्याएं अगले 24 घंटे में लिखनी है, रेंडमली कुछ भी लिख लो उठा करके, और उसमें आइडेंटिफाई क्या करना है कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो दो होमवर्क हो गए हैं आपके, एक तो क्या शांत अशांत के लिए आपको बात करनी थी, और एक आपको रेशनल एस्टेशनल के लिए, रेशनल और इरेशनल आइडेंटिफाई करने के लिए बात करनी थी। क्लियर है ये चीज जी। अब बेटा और टॉपिक अपन ने क्या किया कि अब अपन बात कर लेते हैं एक छोटी सी चीज जो कल अपन ने घातांक नियम पढ़े थे ना, लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़े थे, उसके बारे में बात कर, ये बात पकड़ में आ गई आप लोगों के, ठीक है। या बेटा एक चीज है, एक ये लिखा था मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में, √225, और मैंने इसको लिख दिया 15, इसका मान कितना आया 15। कई लोगों को तो खैर पता आइडिया है, और बेटा कई लोगों ने सोचा कि यार सर वर्गमूल कैसे लेते हैं यही बता देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, या वर्गमूल का मतलब क्या होता है, आएगा उसमें। वर्गमूल या स्क्वायर रूट, अपन ये ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा इसके, जैसे मान लो कि
शब्द से अर्थ लगा लेते हैं अपन तो। वर्ग मूल कि कोई भी संख्या दी हुई है, वर्ग का मतलब गणित की भाषा में तो होता है वो वाला वर्ग नहीं कि जिसकी चारों दिशाएं बराबर होती हैं। अभी अंकगणित की बात कर रहे हैं अपन, बीजगणित की बात नहीं, सॉरी रेखा गणित की बात नहीं कर रहे, ज्योमेट्री की अपन बात नहीं कर रहे, अभी अपन केवल अर्थमेटिक की बात कर रहे हैं। तो वर्ग का मतलब ये नहीं, यहाँ पे वर्ग का मतलब होता है कोई चीज खुद से ही गुना हो रही हो, मोटी भाषा में, देशी भाषा में अपने सोचो, मोटी बुद्धि से जो खुद से ही गुना हो रही, कि यूं बोलते ना भाई 2 का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग वर्ग बोल दिया यानी 2 की घात 2, 3 का वर्ग क्या हो गया 3 की घात 2। आगे बात सुनिए। तो या स्क्वायर रूट, स्क्वायर का मतलब तो समझते ना, घात 2, तो इसका मतलब वर्ग का मतलब क्या हो गया घात 2। तो 2 की घात 2 यानी क्या हो गया बेटा 4 हो गया ये तो, और 3 की घात क्या हो गया 9 हो गया। अब यहां से समझ, वर्ग मूल, अब जैसे ये 4 है, इसके ऊपर मैं ये वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया, तो आपको क्या करना है, ये चिन्ह कौन किसका हो गया, ये वर्गमूल का चिन्ह हो गया, ठीक है ना, ये चिन्ह हो गया, सिंबल हो गया ये, तो ऐसे लिखते हैं ना चिन्ह, ये सिंबल हो गया किसका, वर्गमूल का चिन्ह। ये सिंबल जिस पे लग जाए, ये सिंबल जिस पे लग जाए इसका मतलब उस संख्या का आपको मूल निकालना है कि वो एक्चुअल में वो मूल संख्या है क्या। जैसे मान लिया ये 9 दिया हुआ है बेटा, अभी तो क्या पढ़ रहे हो, इसको 9 पढ़ रहे हो, ठीक है, और अगर मैंने इसके ऊपर ये चिन्ह लगा दिया, तो ये चिन्ह सबको मालूम है किसका, स्क्वायर रूट का सिंबल है या वर्गमूल का सिंबल है। समझना, देखो ये 2 और 3 लिखा हुआ है, और जैसे ही मैंने ये चिन्ह लगा दिया, तो आप क्या आंसर निकाल दोगे, 5 निकाल दोगे ना। हाँ सर, इसका मतलब क्यों, क्योंकि आपको इस चिन्ह का मतलब मालूम है। क्या है, इस चिन्ह का मतलब मालूम है, इसलिए आपने उसका आंसर मेरे को बता दिया, ठीक है। या 2 -3 लिखा हुआ है, तो यानी माइनस, क्योंकि इसका अर्थ आपको मालूम है, ये चिन्ह लगते ही आपको मालूम चल गया कि आपको क्या काम करना है, ठीक है। तो ये 9 लिखा हुआ था जब तक तो ठीक है, पर जैसे ही मैंने ये चिन्ह लगा दिया, तो आपको मालूम होना चाहिए आपको काम क्या करना है। ये चिन्ह लगाने से आपने इसको -1 तो नहीं लिख दिया, नहीं लिखा ना, या ये चिन्ह लगाने से आप इसको 5 तो नहीं लिख दिया, क्यों, क्योंकि आपको इसका तरीका, इसका मालूम है कि इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, तो इससे आपको क्या चीज करनी, आपको इस चिन्ह का मतलब मालूम था कि आपको क्या चीज करनी। तो जैसे ये चिन्ह लगाया मैंने, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको क्या चीज करनी है। कैसे, तो अभी तक तो 9 कोई अंक लिखा हुआ था और ये चीज लगा दी, इसको क्या बोलते हैं, वर्गमूल का चिन्ह, यानी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, रूट रूट यानी वो जड़, या वर्ग मूल, मूल यानी वही जड़। तो ये चिन्ह लगते ही क्या कहना है कि ये जो नंबर लिखा हुआ ना 9, क्योंकि स्क्वायर मतलब ये 9 किसी चीज का स्क्वायर है, और ये चिन्ह लगते ही कह दो भैया अब इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, इसकी जड़ क्या है, तो जड़ तो क्या है, ये किसका स्क्वायर था, 9 किसके स्क्वायर थे, 3 का स्क्वायर करते तभी तो ना था, 3 गुना 3 था ना ये, तभी तो 9 आया था ये। तो इसका मूल शब्द, मूल अक्षर क्या था, मूल डिजिट तो इसकी 3 थी ना, इसलिए आपने, यानी जैसे ये चिन्ह लग जाता है तो इसका वर्गमूल तो क्या हो गया आपके पास 3 हो गया। तो ये चिन्ह लगते इसका मतलब क्या कि उसका मूल निकालो भाई, ये मूल किसका है। तो जैसे ही मैंने वहां पे वो लिखा हुआ था बेटा √225, तो √225, तो इसका मूल कितना है, तो भैया वो 15, क्योंकि 15 को 15 से गुणा कर लो आप,
तो 15 को 15 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 225 आएगा। तो क्या मेरे को याद था, तो मैंने फटाक से लिख दिया कि रूट 225। और ये बेटा कुछ तो ये आपको थोड़ा बहुत तो ये याद रहना ही चाहिए, है ना। तो मैं कुछ वर्गमूल जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स अपने को थोड़ा याद रहते हैं, उससे थोड़ा कैलकुलेशंस क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। जैसे 1 है 1, ठीक है, 2 का क्या हो गया 4, 3 का क्या हो गया 9, 4 का 16, 5, 25, 6, 36, 7, 49, 8, 64, 9, 81, 10, 100, 11, 121, 12, 144, 13, 169, 14 और 15 तक तो लिख देना अपन, 196 और 15, 225, 16, 256। ये बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि ऐसे 17 अब निकालते कैसे भाई, 17 को 17 से गुणा करेंगे तो उसका वो वर्ग है। तो ये तो क्या है, मूल है, और ये क्या है, इसका वर्ग है। वही 1 का वर्ग क्या होगा, 1 ही होगा कि 1 की घात 2 करेंगे, यानी 1 1 गुणा 1 यानी 1 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 4 का वर्ग का मतलब 2 की घात 2। मैंने क्या बताया था, वर्ग का मतलब क्या, घात 2, स्क्वायर का मतलब क्या, घात 2 किसी भी चीज का। समझ में आ गई बात। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, चलिए। और उल्टा पढ़ोगे तो इसका क्या, इसका एक का क्या निकालोगे, मूल निकालोगे, तो वर्गमूल यानी वो कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर चिन्ह लगाते जाओ, ये तो क्या आएगा 9 का 3, 16 का ये। ऐसे करते करते क्या, जैसे यहाँ पे ये आया कि मेरे को मूल पे जाना है, तो यही तो क्या है मूल, और ये क्या था वर्ग। तो इसका मतलब क्या था 225 का क्या था, मेरे को याद था तो मैंने फटाक से लिख दिया भाई 15। और ये कोई बड़ी बात है नहीं बेटा, खुद को खुद से इससे मल्टीप्लाई करते जाओगे तो उसका वर्ग और वर्गमूल ऐसे निकालते हैं तरीके से। समझ आ रही बात। तो ये चीज आपको दिमाग में ये रखनी है। तो ये तो क्या एक बिल्कुल देसी देसी तरीका हो गया कि भाई वर्गमूल को ये चीज को निकालने का, ठीक है बेटा। तो वर्गमूल के लिए होमवर्क क्या है, आपको बेटा कम से कम भी नहीं तो या 25 तक, तो 25 तक तो आपको वर्ग और उसके वर्गमूल उल्टा ऐसा जैसे भाई 25 का वर्ग क्या होता है 625, और 625 का वर्गमूल क्या आएगा 25। तो मतलब आपको 1 से लेके 25 तक तो यूं टिप्स पे होने चाहिए, और मेरे को मालूम है कल तक आप सब लोग टिप्स पे कर लोगे, क्यों, क्योंकि मेरे को मालूम है मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। तो 1 से तो इस वर्ग, अब वो आ गया था रूट 225, तो उस वजह से अपन ने क्या कोई ये चीज पे भी चलो आगे। तो कम से कम आपको, ताकि क्या हुआ उस समय कैलकुलेशन फिर वो निकालने बैठे यार, ये क्यों कि घबराहट, चीज बहुत इजी होती है, पर वो क्या भी बस ये अजीब सा चिन्ह, ये चिन्ह और यार ये क्या हो गया, ये तो नहीं बेटा कुछ नहीं, इसका कंसेप्ट अगर इसका मालूम है आपको कि ये चिन्ह लगने पे क्या संक्रियाएं होती हैं, क्या करना होता है, तो बस फिर तो इजी है। अब इजी है तो उसको भी फिर अपन वो वर्ग निकालेंगे, वो करेंगे, अरे तो कम से कम, अरे इससे ज्यादा कुछ ऐसा बैठता नहीं है कि मतलब ये तो पूरे पूरे तो कम से कम 25 तक के तो याद हो एक तरीके से अपने पास, ठीक है ना। तो 1 से 25 तक का, तो ये तीसरा होमवर्क हो गया। पहला मैंने शांत अशांत के ऊपर बात की, उसका दिया मैंने, और दूसरा अपन ने परिमेय अपरिमेय के ऊपर, रेशनल इरेशनल पे, और थर्ड तीसरा स्क्वायर रूट अपने निकाला। तो यानी यूं, तो आपको दो तरीके से याद है क्या भाई, वन ऐसे क्यूब याद रखते हैं ना भाई, जैसे कि हाँ 1 का, हाँ भैया 1 हो गया, 2 का क्या हो गया 8 हो गया, 3 का क्या हो गया 27 हो गया, 4 का क्या हो गया 64 हो गया, 5 का क्या हो गया 125 हो गया। कहने का मतलब ये है, इनको क्या बोलते हैं क्यूब रूट, शब्द सुना ना, क्यूब रूट 3 घात वाले, ठीक है। तो यानी उसके अंदर 3 टुकड़े करके अपने को ये निकालना, ठीक है ना। तो यानी क्यूब रूट यानी से 2 की घात 3। तो एक तो तरीका क्या है, नहीं आता तो अपना देसी तरीका तो अपने को मालूम है, 2 की घात 3 का मतलब, क्यूब का मतलब क्या, क्यूब क्यूब घात 3 ध्यान रख लो अभी तो, ठीक है। हाँ तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आई बात में, तो क्या जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। हाँ तो भाई 2 का क्यूब क्या होता है 8 ही होता है एक तरह से।
अब आपको बोल दे 8 दिया हुआ है, इसका क्यूब रूट निकालो, तो क्या जाएगा, रूट वर्ड आ गया मतलब मूल। क्या करूं बेटा, अब वो जैसे शब्द आएगा तो फिर मेरे को आगे बढ़ना पड़ जाता है। चलो पहले ये बात तो मान ली तुम लोगों ने। अब एक क्यूब रूट पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, एक छोटी सी बात करूंगा, क्यों मेरा बेस है कि कंसेप्ट को तुम्हारे को पकड़ में आ जाए कि जो स्क्वायर के लिए बात कर ली तो वही क्यूब के लिए भी लागू होनी है, वो वर्ग और मूल। ऐसे ही क्यूब रूट है यूं। अब क्यूब को एकदम हिंदी का वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, पर कोई दिक्कत नहीं, समझ गए, घात 3 वाली बात। ठीक है बेटा, स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ऐसे वो ये लिखा था अपन ने। 1 का स्क्वायर यानी लेफ्ट टू राइट अपन देख रहे हैं तो स्क्वायर निकाल रहे हैं, और जैसे इसके ऊपर चिन्ह लगता जाएगा, यानी मूल, मूल शब्द है, 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है, 4 का 2 होता है, 9 का 3 होता है। ऐसे बेटा ये तो क्या है, वो नंबर हो गया, क्यूब रूट यानी ये तो मूल हो गया और ये क्यूब हो गया। ठीक है, 1 का क्यूब क्या होता है, 1, 1 के क्यूब का मतलब क्या है, 1 का क्यूब यानी 1 की घात 3, यानी 1 गुणा 1 गुणा 1। 2, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा यानी 8। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 9 3 27 ये। अब क्यूब रूट तो यानी 27 आया, इसका क्यूब रूट बोले तो क्या मूल शब्द क्या है, इसका मूल नंबर क्या था 27 का 3, तो क्यूब रूट डायरेक्ट 3। 8 का 2, 1 का 1, समझ में, स्क्वायर रूट बोले तो ये। चलो यार बताता हूं तुम्हारे को। अब जैसे बेटा ये √4 लिखा हुआ है, ये रूट सिंबल, ये सिंबल जिसपे भी लग जाता है ना, उसका मतलब होता है घात 1/2। ये जिसके ऊपर भी लगा होता है, या तो यो लिख दो, या उस अंक की घात क्या लगा दो, 1/2 लगा दो। जैसे कहने का मतलब ये है बेटा मेरा, जैसे चाहे से मैं इसको यूं दूं, √4 लिख दूं, या 4 की घात 1/2 बात बराबर है। मेरी बात समझ में आ रही है, 4 लिख दूं, 4 की घात 1/2 लिख दूं, या √4 लिख दूं, एक ही बात है। तो इस सिंबल का मतलब समझ गए कि घात 1/2। ठीक है, और जैसे बेटा आपके पास लिखा हुआ हो, माइनस, ये देख लो, मान लो ये क्या कि मन बहुत लालची है, वो क्या होता है कि वो कहानी सुनी ना, मृग मृचिका वाली, एक तरीके की एक राजा होता जमीन का बहुत भूखा होता है कि भाई हाँ, तो किसी गांव में जमीन खरीदने जाता है, तो कहता है कि भाई मेरे को जमीन चाहिए, तो वहाँ के जो महात्मा होते हैं वो कहते हैं कि जितना तू
सूरज ढलने से पहले दौड़ करके वापस आ जाए, वो जितनी वो जमीन तेरी। वो जाता 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 वो लालच बढ़ता चला जाता है, बढ़ता है, खूब लंबी दौड़ लगा लेता है, पर जब तक शाम हो जाती है वो लौट नहीं पाता, और वो वही फिर खत्म हो जाता है एक तरीके से। वो लालच बढ़ता है, तो मेरा भी लालच बढ़ता जा रहा है कि जैसे क्यूब रूट निकालना ना, तो बेटा क्यूब रूट को एक्चुअली क्या फिर तुम कॉम्प्लेक्स में बदल जाना, जैसे ये 3 लिखा हुआ है, तो बेटा इसको कैसे, क्यूब रूट का मतलब ये होता है 27 यानी 1/3, ये क्यूब रूट की फॉर्म होगी। स्क्वायर रूट में भी मतलब कि ये यूं ही होता, पर क्या है कि वो बेसिक यहीं से स्टार्ट है भाई, रूट वर्ड यहीं से, तो अंडरस्टूड है, इससे 2 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब कि घात 1/2 है ना। और जब यहाँ पे 3 आ गया तो इसका मतलब ये 3 इंटू वाला थ्रू ही नहीं है, एक तो होता है बेटा 3 इंटू ये √7 √23, यानी तो 3 इस √27 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब तो ये हो गया। और एक मैं इसको यूं लिख रहा हूं 27, तो इसका मतलब क्या, आपको क्यूब रूट लेना उसका। मेरी बात समझ आ गई? और इतना ज्यादा मत सोचो, एक सिंपल सी बात बताई, मैं अभी केवल स्क्वायर रूट के ऊपर ही बात करते हैं अपन। तो रूट का मतलब बेटा क्या हो गया, घात 1/2, यानी √4 की घात 1/2। अब देखो बेटा √4 का तो खैर सारे अब याद है ना, अभी अभी तो बताया अपन लोगों ने, 4 का तो वर्गमूल क्या आता है, 2 आता है। तो बेटा अब देखो गणित कितनी शानदार चीज है, 4 है, ये कौन सा रूप है? अरे बेटा कल ही तो लिखे थे अपन ने, a की घात m के रूप में है कि नहीं है। a का मतलब यहाँ पे क्या है 4, और m का मतलब क्या है 1/2। अब इसको हल करना है भाई, √4 2 होता है सर, आपने लिखा था तो देखे इससे, तो बेटा इसको मैं यूं लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? 4, अरे यूं बना दिया, कोई फर्क पड़ा क्या? अब इस 4 को क्या लिख दूं मैं, 2 × 2 लिख दूं क्या, कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं फर्क, वही 2 दूनी 4 ही होता है। फिर इसको बेटा यूं लिख दूं क्या, 2 की घात 2, भाई 2 × 2, कल बताया ना, एक ये जो आधार समान हो तो घातें क्या जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो 2 1 और 1 क्या हो गया भाई, घातें क्या 1 1 ही तो है भाई, कुछ नहीं है घात, इसका मतलब 1 1 ही, तो 1 और 1 2, यानी इसको क्या लिख सकता हूँ 2 की घात 2, और इसका पूरा घात क्या लगा हुआ है 2। कल एक नियम शायद मैंने लिखा नहीं बेटा आप लोगों को, जैसे a की घात m हो और इसकी घात फिर और कुछ घात दे रखी हो, तो क्या होता है वो घातें आपस में गुणा हो जाती है, ये चीज ध्यान रखना। तो मतलब जैसे 2 की घात 2 और उसकी घात 3 हो, तो इसका रिजल्ट पता क्या आएगा, 2 की घात 2 × 3 यानी 2 की घात 6। तो ये कौन सा रूप आ गया बेटा, वो ठीक है, m और n का मान, ये m है और ये n है, तो इसको क्या गुणा ही करते हैं आपस में, तो इसको क्या लिख दिया आपने 2 की घात 2, तो ये आके गुणा हुआ तो 1/2, अरे ये अंश है, और ये भाई 2 एकम 2/2 यानी कट गया, ये तो कट गया, तो ये क्या आ गया, ये 2 तरह की। तो कहाँ दिक्कत है, जो अपन ने याद किया था भाई ये तो कुछ कैसे नहीं, तो चीज तो ये, तो आपको यहाँ बताने का उद्देश्य है रूट का मतलब क्या होता है, घात 1/2, घात 1/2, ये रूट का मतलब होता है, तो आपको बताने का उद्देश्य ये था। अब देखो इससे क्या फर्क पड़ेगा, कई बार क्या होता है कि जैसे कैलकुलेशंस आती हैं तो अपन जैसे कई बार होता है ना √3 × √3, तब हम लोग फटाफट यूं लिख देते 3, आप घबरा अरे ये अचानक क्या गया, या √5 × तो कैसे सीख लेते हैं अपन भाई, समान संख्या रूट में गुणा हो रही तो बस उस संख्या को लिख देते हैं, यही हुआ ना। हाँ सर ठीक है, दिख रहा है कि यहाँ रूट में अगर समान संख्या है तो बस उस संख्या को लिख दो, रूट हट जाता है। देसी तरीके से क्या बोलते हैं अपन, रूट हट जाता है। ठीक है, वो अब अपने अपने तरीके निकाल लेते हैं कि भाई रूट हट जाता है, पर बेटा होता है क्या है एक्चुअल में, कोई गलत नहीं, अपना अपना तरीका है याद करने का। पर देखो अब बात आता हूं मैं मैथ के नियम के अनुसार, रूट का मतलब क्या रहता था, घात 1/2, तो ठीक है मैं इसको लिखता हूं 3 की घात 1/2, आया ना। हम्म। फिर ये गुणा का चिन्ह लगा दिया, ये 3
फिर इसकी भी घात 1/2। अब देखो बेटा, अब कल जो अपन ने बात की थी घातांक नियम में, पहला ही नियम क्या पड़ा था, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो आधार समान है, घातें 1/2 जुड़ जाती हैं, 1/2। अब 1/2 1/2 मिलके क्या होता है, 1 होता है ना। बात छोड़ो, ये दोनों ही रेशनल नंबर है ना, वही तरीका अपना। ये तो चलो सिंपल है, 1/2 1/2 आधा आधा मिलके 1 हो गया, नहीं तो वही तरीका तो वही है बेटा। हाँ भाई क्या आया, लघुत्तम 2 आया। मैंने क्या था, जो लघुत्तम है उसको आगे 2 एकम 2, 1 को फिर इससे ऊपर वाले से गुणा करते 1 एकम 1, 2 को 2 से एक बार ही गया, उसको ऊपर से गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, तो क्या जाएगा 2/2 कटा, तो क्या आएगा 1 ही आया ना। तो कहने का मतलब इनका रिजल्ट क्या आया, 3 की घात 1। अब घात 1 लगाओ या मत लगाओ, 3 उत्तर आ गया। इसलिए क्या करते हैं अपन, कैलकुलेशन करते वक्त अपन क्या कर लेते हैं कि हाँ सर कि रूट्स वाली समान संख्या है तो वो क्या जाएगा, वो रूट हट जाता है। समझ आई भाई। अच्छा कल मैंने एक बात की थी, अगर ये 3 की घात 1 तो 3 हो गया, और 3 की घात 0 हो तो क्या, 1। मैंने क्या बताया था कल, किसी की भी घात 0 आ जाए, चाहे कितना ही छोटा नंबर हो कितना ही बड़ा नंबर हो, 1 होता है। समझ आ गई बात। तो ये चीज, अब देखो बेटा, ठीक है साहब, ये 2 वाले तो हिसाब किताब अपने, दो वाला हिसाब किताब तो सर चलो बैठ गया। अब मान लिया सर यूं होता ना कई बार, 3 हो तो क्या करें, अब नंबर ही तो बदलेगा बेटा, बाकी तो अब जैसे रूट 7 मेरे का उद्देश्य ये कंसेप्ट समझाना अपने को। अब वही वाली बात है कि पी अंग्रेजी, इसको मैं यूं भी लिख सकता था, रूट ए गुणा √1, तो क्या होगा, है ना। तो देखो अब इसका √3 गुणा तो यानी वही 3 की घात 1/2, 3 की घात 1/2 गुणा 3 की घात 1/2। अब इन दोनों का तो आपने 3 निकाल दिया था, आप क्या लिख सकते हो, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ तो घात दी हुई, यहाँ तो है ही नहीं, है नहीं तो इसका मतलब क्या 1 है, तो ये और प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा, 1 और 1/2 को जोड़ोगे क्या आ जाएगा, 3 की घात 5/2। यो 1 + 1/2 कुछ भी नहीं, नीचे 1 माना, वो 2 लघुत्तम लिया, 1 दूनी 2, 2 को 1 से गुणा किया, 2 एक बार दिया, जो भागफल आता ऊपर से जोड़ते हैं। कल जिसने कल क्लास अपनी ढंग से लघुत्तम वाली देखी होगी तो क्या आ जाएगा आपके पास, आपको ध्यान आ जाएगा। तो ये क्या जाएगा 3/2, उसका रिजल्ट मिला के कर दिया 3/2, या स्टैंडर्ड फॉर्म है भाई। हाँ क्या, तो सर ये √3 गुणा √3 गुणा √3 है, तो इन दो का तो अपने को मालूम है 3 आ रहा है, थोड़ा यूं भी लिख दो, क्या दिक्कत है, यूं भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने 3 लिखा है ये गुणा हो रहा है, ये थोड़ा लंबी डंडी हो गई, इसको अपन चलो ये बेटा इन √3 इंटू √3 3, और फिर क्या हो गया, एक रूट का इसका कुछ बन नहीं सकता, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3√3 भी लिख सकते हैं। तो 3 रूट वाली संख्या गुणा, तो कहने का मतलब ये है कि अगर √a गुणा √a गुणा √a हो तो क्या लिख देंगे, 2 √a का गुणा क्या आएगा, a √a हो गया, क्या दिक्कत, रूट हाथी तो क्या जाएगा, 2 रूट हाथी, तो आप हाथी रूट हाथी। तो जो इंग्लिश अल्फाबेट से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, वो तो बनाने का एक नियम है। कारण क्या, क्यों बनाना चाहिए, क्या लड़ाई हो जाती है इससे, कैसे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 3/4 लिख दिया मैंने, ये परिमेय संख्या है। तो एक बच्चा बोलेगा सर ये 3 ही क्यों लिया, ऊपर 4 ही क्यों लिया, आपने 5 और ये नीचे 6 क्यों नहीं ले लिया। फिर एक बोलेगा सर ऊपर 7 और 8 ले लेते ना सर, परिमेय तो बताना था आपको, तो उदाहरण वो वाला ले लेते। तो ट्रेंड क्या चला दिया, अरे कुछ भी हो यार, तुम तो तुम्हारी मर्जी हो, ये अंश में p और हर में q है, अब तुम्हारी मर्जी हो, p भी कोई भी इंटीजर है पूर्णांक है, q भी कोई पूर्णांक है, बस 0 मत रखना, अब तुम्हारी मर्जी हो, जो मानो तुम लोग।
तेरे को 3 मानना है, तू इसकी जगह 3 लिख लेना, इसको 4 मानना तू 4 लिख लेना, तेरे को 5 मानना तो तू 5 लिख लेना, तेरे को 6 मानना तो इसको तू 6 लिख लेना, तो तू भी संतुष्ट, तू भी संतुष्ट, सब संतुष्ट हो जाओ। बस वो कहने का मतलब है कि ये, अब जैसे मैंने बोलूं कि √3, तो आप कहोगे सर √3 ही क्यों ले, √5 ले लो ना, ले लूंगा मेरे पास, तो इसलिए मैंने √a लिख दिया। अब आपकी मर्जी हो जो लिखो आप, यहाँ पे √1000 भी लिखोगे तो √1000 गुणा √1000 गुणा √1000, तो √1000 इंटू √1000 क्या जगह 1000 आ जाएगा, और ये √, बस सिंपल। इन सब कलेशों से बचने के लिए ये क्या कि अल्फाबेट्स के थ्रू में फॉर्म में क्या करते हैं, फॉर्मूले बना लेते हैं। इन सब कलेशों से बचने के लिए फॉर्मूले बना लेते हैं, बस ये समझने के लिए। तो उसके बाद डेफिनेशंस को, परिभाषाओं को अगर आप ढंग से सुनते हैं बेटा, तो फिर क्लियरिटी होती चली जाती है। इसलिए इन चीजों से, बल्कि ये तो बहुत ईजी, मतलब कह रहा हूं कि आप अंक में तो फिर भी थोड़ा, जैसे ही तुम्हारे एक्स वाई ए बी और ये इस टाइप की चीज आए तो अरे ये क्या, अंग्रेजी में, गणित में अंग्रेजी कैसे घुस गया? अरे गणित में अंग्रेजी नहीं घुसी, बल्कि आपका जो फैलाव है ना उसको सीमित करने के लिए, क्योंकि आपस में लड़ने लग जाते कि मेरा कहना नहीं माना, सर ने ये वाला उदाहरण नहीं दिया, वो उदाहरण नहीं दिया, वो उदाहरण नहीं दिया। अब मैं यहाँ पे लिख दूं √5, अब किसी के मन में चलती है सर को तो यहाँ पे √6 लिखना चाहिए था, किसी का मन में चल रही है कि सर को यहाँ पे √7 लिखना चाहिए था। अब मैं किस किस का कलेश शांत करूंगा? तो सीधी सी बात है बेटा, मैंने लिख दिया कि हाँ भाई कोई भी नंबर, मैंने बोल दिया कोई भी नंबर सोचो, तो कोई तो √5 सोचेगा, कोई रूट में कोई भी नंबर सोचो, तो कोई √5 सोचा, कोई √6 सोचा, कोई √7 सोचेगा, ठीक है ना। फिर मैं बोर्ड पे लिख दूं √5, तो √6 वाला √7 वाला सोचेगा, मेरा तो लिखा ही नहीं सर ने, मैं तो ये सोचा था। इससे मैंने तो लिख दिया कोई भी नंबर सोचो √a। अब तेरी मर्जी हो जो तू 5 मान, तेरी मर्जी हो तू 6 मान, तेरी मर्जी हो 7 मान, ए का मतलब क्या, कोई भी नंबर है भाई, कोई इंटीजर है, बस खत्म। कहने का मतलब बेटा ये है। तो इन अल्फाबेट से ऐसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इससे लिखने में भी सुंदर लगता है, और चीज को एक बार स्ट्राइक, मतलब कि वो दिमाग में बैठ जाती है। अब इसके ऊपर ए एम एन इनके मान अपनी मर्जी से जो भी लिखते जाओ, सवाल बनते चले जाएंगे, सवाल बनते चले जाएंगे, आई बात में। इसलिए ये अपन ऐसा करते हैं। अब बेटा मान लिया आपके पास √3 गुणा √3 गुणा √3 हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। √3 गुणा √3 क्या पढ़ा था अपन ने, 3, √3 गुणा, तो इनका भी क्या आएगा 3, और ये बीच में गुणा का चाहिए, तो 3 3 9, तो सीधा रिजल्ट क्या आ गया 9 आ गया। कहाँ दिक्कत आ गई? अब यहाँ पे 5 5 हो जाता 25 हो गया, और ये भी 5 गुणा 5 25 25 25 625 हो जाता। अब कहने का मतलब ये, अब ये तो छोटे गुणा है, तो मेरे को भी, मैं भी फटाफट बोल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, अरे क्या दिक्कत है यार, अगर मैं तो कर रहा हूँ यहाँ पे 725 हो, यहाँ पे गुणा √725 हो, और एक मिनट बेटा, एक सेकंड। उधर से कुछ दबा था, हाँ कोई कोई, ठीक है बेटा। मैंने कहा था ना देशी आदमी अभी ये तुम्हारे ये चोचले मेरे को पहली बार अपन इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि जैसे आपके पास जैसे √625 गुणा √625 प्लस √49 ये √49, अरे क्या दिक्कत है, ठीक है। अब अपन पहले तो यार ये √3 तक तो मामला इजी था, पर अब ये इतने बड़े बड़े आ गए, आता ना ऐसे, तो क्या होता है ऐसे ये भयानक सी देखते ही अपन क्या होता है, घबरा जाते हैं। क्या दिक्कत है, कंसेप्ट मालूम है ना, वही लागू होना है, कुछ नहीं है। दो रूट समान संख्या आ रही है, तो इनका क्या होगा, वही घात 1/2 करके जोड़ेंगे, तो यानी यही आएगी साहब। फिर ये गुणा का चिन्ह है, लगा दिया √49 हाँ साहब ये ठीक है साहब। अरे अब ये 625 और 49 को अभी तक तो अपन उंगलियों पे कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये
ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। कहाँ दिक्कत आ गई अपनी? मेरी बात समझ में आ रही है? इस चीज को अपने को ध्यान। अब बेटा और क्या बताऊं इसमें तुम्हारे को, स्क्वायर ठीक। ये रूट वाला नाटक भी शुरू कहां से करा था अपने? √225, ये कलेश यहाँ पे था, वो मैंने क्या गलती से इसको क्या सीधा 15 लिख दिया था, तो वहां पे इसलिए अब ये वो इसलिए फिर अब रूट पे निकल गए अपन सारा। अब √225 है। एक आसान तरीका भी होता है रूट निकालने का, जैसे ये जब पूरा पूरा निकल जाता है ना, तो बेटा ऐसे करो। कल अपन ने अभाज्य गुणनखंड सीखे थे। अभाज्य गुणनखंड कहते हैं ना एलसीएम लेने के लिए, उनको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, या प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। अभाज्य यानी प्राइम, और गुणनखंड मतलब फैक्टराइजेशन। तो कुछ नहीं, देखो ऐसे 225, तो देखो कैसे इसका वर्गमूल इससे अभाज्य गुणनखंड से भी कैसे निकालते हैं। किसका जा रहा है? 5 का जा रहा है। या उससे पहले और छोटे कोई संख्या है अभाज्य? 3 का भी आता है ना इसमें, तो ठीक है 3 का अपन कर लेते। 2 में जाता नहीं है, 22, 22 में के लिए 3 का पारा बोला, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, अरे 24 तो 22 से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब 3 सत्ते 21, 21, 3 सत्ते 21, वो तो जितनी बार जाता है उसको तो यहाँ उतार दिया बेटा। एक है तो ये आगे क्या हो गया? 15 हो गया, 3 पंजे 15। अब वापस देके देखो 3 का जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है। 3 दूनी 6, 15 हो गया, 3 पंजे 15। अब जा रहा है क्या? 3 का नहीं जा रहा, तो फिर 5 का जा रहा है। पचम 25, 5 5 जा 25, फिर अगेन 5 5 1 जा 5, रिमाइंडर क्या बच गया? 1 बच गया। इसका मतलब मामला कंप्लीट हो गया। यानी 225 जो है इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब ये तो प्राइम फैक्टर आए, तो इसका वर्गमूल से क्या लेने देना? तो अब बेटा वर्ग, वर्ग यानी इसको वर्ग के रूप में लिखूं तो यानी 3 की घात 2, और ये 5 की घात 2 बन रहा है, तो इसका तो ये किसकी घात 2 है? यानी मूल अंक क्या है इसका? 3। इसका मूल अंक कितना है? 5, तो 5 या 15, तो ऐसे भी प्राइम फैक्टराइजेशन से भी यूं अपन, तो यानी क्या आ गया? 15। बात समझ में आई? तो एक तो अभाज्य गुणनखंड से भी अपन वर्गमूल यूं निकाल लेते हैं, बस जोड़े बनाने होते हैं आपको। और जिसका भी पूरा पूरा वर्गमूल निकलता होगा, तो उसके जो अभाज्य गुणनखंड में जो गुणनखंड आएंगे ना, वो जोड़े में ही आएंगे, निश्चित रूप से जोड़े आएंगे। किसी का भी करके देख लो और उसका ये निकल जाएगा, किसी का भी करके देख लो आप। अब तो ऐसी संख्याएं जिनका कि सर पूरे पूरे निकलते हैं, तो वर्ग तो वो थोड़ा सा तुमको लगेगा वहां पे मतलब इतना नहीं आता कि मतलब कि यूं बस कैलकुलेशन उस टाइप से कि वर्गमूल ही निकालने को आ जाए, इस टाइप का आंसर। फिर भी मैं तुमको एक तरीका बता देता हूँ, जैसे कि चलो इसी √225 का ही बात करते हैं। आपको कह देवे क्वेश्चन यूं ही लिखा हुआ है कि मान लो 225 का वर्गमूल निकालो, तो आप क्या करोगे? ऐसे लाइन खींचो, वर्गमूल का चिन्ह यूं लंबा सा कर दो, और ये 225 लिख दो। अब क्या
जोड़े बनाओ बेटा, और जोड़े की तरह से बनाने हैं, राइट से जोड़ा बनाना है, यानी ये एक जोड़ा बन गया, तो अब खाली क्या बचा, 2 बचा। ठीक, अब शुरू हो जाओ। ये 2 है ना, अब यहां पे एक ऐसा नंबर लिखो जो खुद से मल्टीप्लाई होने के बाद या तो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अब नंबर ही शुरू 1 से होता है, तो 1 से गुना हुआ तो 1 इससे छोटा है। फिर अगला नंबर क्या था, 2, पर उसी से गुना करने पे क्या जाता है, 4 आ जाता है, तो 4 तो इससे बड़ा हो गया, तो यानी 2 भी नहीं ले सकते, यानी अपने को 1 ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 1, तो 1 वो यहाँ पे लिख दिया, जो यहाँ लिखा वही वहां पे लिख दिया। अब 1 एकम 1, और आपने ये लाइन खींच दी, वही 2 में से 1 गया, 1। फिर इसमें जैसे भाग में तो एक एक डिजिट उतरती थी, इसमें पूरा जोड़ा उतर गया, यानी क्या आ गया, 125। 2 में से 1 गया तो 1, और ये 25, ये पूरा जोड़ा उतार दिया। अब क्या करना बेटा, जो यहाँ संख्या लिखी हुई होती है ना, उसी को यहाँ लिख करके उसको जोड़ लो, तो यानी 1 लिखी हुई तो 1 जोड़ के ये, यानी ये सब समान हो। हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे क्या 125 है, यहाँ 2 आ गया, 1 में तो हिसाब किताब बैठता ही नहीं है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आपको ऐसा नंबर लिखना है, जो नंबर यहाँ लिखोगे उसी नंबर से ये जो पूरा नंबर बन जाएगा उससे गुणा भी होना चाहिए, और वो फिर या तो 125 से कम आना चाहिए या 125 आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नंबर कौन सा है, 5। 5 लिखा, तो देखो 5 से ही गुणा करूंगा इसको, भाई 5 लिखते ही क्या हो गया, 25 हो गया ना। अब इसको किससे गुणा करूं, 5 से करना पड़ेगा, नया नंबर कौन सा है, 5, तो उस नए नंबर को, अब ये जो नई संख्या बन गई है इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो जो यहां लिखूंगा मैं उसको भी, उसको तो यहीं उतारना है, मैंने बोला था आपको, है ना। अब इसको जो यहां लिखते हैं उसको इससे देखो, यहाँ 1 को 1 से किया था तभी तो 1 आया था। अब 5 लिखा, अब यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे तो 25 नजर आ रहा है, तो 5 को 25 से गुणा करो, तो 25 पंजे 125, ये लो, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो आगे जाना ही नहीं है, तो आगे वो जोड़ना वोड़ना कुछ है ही नहीं, तो ये इसका क्या आ गया, वर्गमूल। तो एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, और एक थोड़ा ऐसे कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि सर मान लिया कि यहाँ पे पूर्ण पूरा नहीं निकलता हो, अब जैसे कि यहाँ पे 226 हो जाता, तो यहाँ पे समझ लो वो 26 उतरता, फिर यहाँ पे बेटा क्या करते हैं अपन, 125 ही आता, फिर यहाँ 1 बचता, फिर वही क्या दशमलव का नाटक शुरू हो जाता है इसके अंदर। तो इतना डेप्थ में मत जाओ तुम लोग, ठीक है ना। तुम लोग तो सिंपल क्या करो, बस एक कंसेप्ट को दिमाग में रखो कि अपने को वर्गमूल कैसे क्या निकालना। क्लियर है ये चीज, ठीक। फिर क्या करते हैं बेटा कि मेरे क्वेश्चन और कौन से टॉपिक के लिखा है, के लाया था मैं आपको। अब अपन बेटा ऐसा करते हैं, क्योंकि कल घातांक के ऊपर जो बात हुई थी, तो थोड़ा सा मैं उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। एक कुछ चीजें, एक तो मैंने कल लिखी थी, अब ये जैसे कि रूट ए बी, वो आगे वापस वही कलेश आ गया ए बी। घबराना नहीं चाहिए इस, बल्कि इसमें तो और मजा आता है, थोड़ा सा यूं भी लगता है कि स्टैंडर्ड भी अंग्रेजी आती है हमारे को, है ना, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं बेटा। ए और बी दो कोई संख्याएं हैं, मैंने कोई भी वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। अब वास्तविक संख्या, अब जैसे अपन ने बोला, अब मैंने देखो क्या बोला, ए और बी कोई वास्तविक संख्याएं। गणित बहुत शानदार चीज है अगर मतलब कि आदमी जाए। चलो तुम मेरे को बताओ, ये जो मैंने ए और बी लिखा है, और मैंने एक शब्द बोल रहा हूं, ए भी एक रियल नंबर है और बी भी एक रियल नंबर है। ए गुना, इसका मतलब क्या है, ए गुना बी है, यानी आपस में मल्टीप्लाई है। तो ए भी रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है, और ये अंडर रूट का सिंबल है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट रियल नंबर ही आएगा क्या। क्या शब्द बोल रहा हूं मैं, समझना मेरी बात।
कि ए भी वास्तविक संख्या है, बी भी वास्तविक संख्या है, तो दो वास्तविक संख्याओं का गुणा वास्तविक संख्या आएगा क्या? और उसके ऊपर ये अंडर रूट का सिंबल लगा हुआ है। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि ए और बी दोनों वास्तविक संख्या होने पर इसका पूरा रिजल्ट क्या वास्तविक ही होगा क्या, रियल ही होगा क्या? मैं क्या बोला मैंने? ए और बी दोनों वास्तविक संख्याएं हैं, जैसे मैं लिख दूं ना भाई 2 × 3 तो 6 और 6 का स्क्वायर रूट, मतलब आपको पूरा रिजल्ट बताना है कि भाई ए का मतलब 2 और बी का मतलब 3 हो, 2 भी वास्तविक संख्या है, 3 भी वास्तविक संख्या है, इन दोनों का गुणनफल क्या हो गया? 6 हो गया। 6 का वर्गमूल निकालें तो रिजल्ट क्या आएगा कि मैं यूं नहीं कह रहा 6 का वर्गमूल निकाल के मेरे को बताओ, मैं तो ये पूछ रहा हूँ ये वास्तविक होगा या क्या होगा, ये बताओ कि ये वास्तविक ही आएगा क्या, ये पूछना है मेरे को। सोचो, या कोई दिक्कत नहीं, यूं 3/4 गुणा 5/7 परिमेय संख्या अंदर है, वही वास्तविक, परिमेय भी वास्तविक ही होती है, वही इनका वर्गमूल निकालूं तो क्या ये हमेशा वास्तविक ही आएगा क्या? क्योंकि जो नियम बात करेंगे तो वो हमेशा के लिए होना चाहिए, तो वास्तविक ही होगा क्या? नहीं बेटा, समझो मैं क्या कह रहा हूं। बाई द वे, जब तक ये दोनों धनात्मक ले रहा हूं, ए का मान और बी का मान दोनों पॉजिटिव लेता हूं मैं, जैसे वो पॉजिटिव रेशनल नंबर हो, पॉजिटिव आपका इवन नंबर हो, पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो, कुछ भी हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, तो दो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे 2 और 3 था √6, ये लिया था क्या आएगा था √6 आया था ना ये। और √6 क्या होता है तो इरेशनल नंबर, पर इरेशनल रियल तो होते हैं ना, रियल नंबर उसी होते हैं, यानी तब तो अपन रियल कह देंगे। बट बेटा अगर बाय द वे a = -2 और b = 3 होता तो क्या -2 × 3 क्या जाता, -6, और -6 लिखते ही जैसे भाई -2 × तो क्या था अंडर रूट में माइनस आ गया। और मैंने कल क्या बात की थी उस समय कि अंडर रूट में माइनस है तो क्या होता है, काल्पनिक संख्या हो जाती है, इमेजिनरी हो जाती है, काल्पनिक संख्या हो जाती है। इसलिए कभी भी एक गहराई समझो, अटका देते कहने को इतनी छोटी सी बात है, परंतु भेजा घूम जाए ना। आपको बिल्कुल क्वेश्चन ये लिख दिया कि √AB के अंदर a और b कोई भी दो वास्तविक संख्याएं a b आर एनी टू रियल नंबर्स, then product of these two numbers and that after that square root will be real, non real, imaginary वगैरह कुछ भी बोल। तो कहने का मतलब ये, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट तभी रियल आए, दो प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, दो रियल नंबर के गुणा का स्क्वायर रूट तभी रियल नंबर मिलेगा अगर या तो वो दोनों नंबर्स जो है माइनस में हो या दोनों नंबर प्लस में हो। पर एक नंबर माइनस में और एक नंबर प्लस में रहा तो फिर क्या होगा कि मामला बैठेगा नहीं। तो बेटा ये चीज क्वेश्चन घुमा के ये आपको सिंपल सी, तो इन चीजों का ध्यान रखना। अब वो माइनस प्लस माइनस ये जो होता है ना कि अपन थ्रू आउट यो माइनस माइनस, हाँ सर गुणा करा, प्लस सर प्लस गुणा माइनस सर, ये सब चीजें ठीक है अपन करेंगे, इसको पढ़ेंगे अपन, इसको बोर्ड मास रूल में अपन इसको पढ़ाऊंगा मैं तुम लोगों को, क्यों बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहते हैं। कोई भी चीज लिख दी कि हाँ भाई ये 3 गुणा सर, अब ये -3 यूँ लगावें ये क्या आएगा, या 5 3 गुणा -3 ये गुणा -5, अब ये क्या नाटक है रही, मतलब ये सब चीज़ें अपन बाद में डिस्कस करेंगे ठीक है ना बेटा। पर ये जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ ये चीज़ समझी क्या बात, मेरा उद्देश्य ये था, लिखा तो मैंने ये था पर फिर मैं वो अलग भटक गया कंसेप्ट के लालच के अंदर कि यार बच्चों को बता दिया जाए। पर बेटा इस चीज को देखो, ये रूल वो 7 8 जो भी लिखा था तो एक रूल और लिख लेना, कल लिखे हुए थे ना शायद, वो जो मैंने 7 8 बताया कल के वीडियो में देखना कौन से नंबर जो भी है। तो ए और बी कोई भी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं, पॉजिटिव संख्याएं, तो यानी इसको यूं अलग अलग भी लिखा जा सकता है,
ये ध्यान रखना। ऐसे बेटा रूट ए अपॉन बी हो तो इसको अलग अलग लिखा जा सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? इनको भी अलग, अब वही ए बी का कुछ भी मानो, जैसे ये भाई अगर ये होता √2 × √3 होता तो कहने का मतलब इसको √2 × √3 अपन लिख सकते हैं। समझ आ रही है? तो इस टाइप से चलो एक छोटी सी चीज और देखते हैं। ये तो बात कर ली √2 × √2। अरे सर अभी तो बताया था आपने, अभी तक लंबे चौड़े भाषण की जरूरत नहीं है सर, सीधी सी बात है, हमको मालूम है 2 की घात 1/2, 2 की घात 1/2 आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी तो 1/2 1/1 होता है। ये उत्तर ये आ गया। या अपने को देसी तरीके से मालूम है रूट इंटू रूट, यानी दो रूट समान चीजें मल्टीप्लाई होती है, अपन क्या कह देंगे अंडर रूट जाता है ये दो। या बेटा अगर मैं इसको यूं लिख दूं, अब क्या लिखूं, तब रूट वाली जोड़ने को आ जाए तो मामला कैसे करें? मल्टीप्लाई में तो समझ में आ गया। अपन ने a⁴m और a⁴n तो पढ़ लिया, पर a⁴m और a⁴n इसका क्या वाला है, इसको क्या करूं? ये तो पढ़ी नहीं ना अपन ने। इन चीजों पे भी अपन बात करेंगे। ये भी √2 है, ये भी √2 है, जुड़ रहा है ये दोनों एक से है ना बेटा, एक से दिख रहा है ये √2 यानी इनको एक से, इनको क्या बोलते हैं लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स नहीं सजाती, क्या बोलेंगे लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स है, एक √2 ये, एक √2 ये। अब ये कंबाइंड फॉर्म में एक साथ कितने हो गए, इसको क्या दो √2 हो गए, क्या दिक्कत है भाई? एक आलू, ये भी आलू है, ये भी आलू, एक आलू और एक आलू मिलके क्या जाएगा, 2 आलू लिख देंगे अपन। तो वही वाली बात है रूट। अगर ये यूं होता √2 + √2 + √2, तो एक √2 एक √2 एक √2 तीनों एक ही जात के हैं, तो एक ही जात के हैं तो भैया इनको इकट्ठे कर दो ना, क्या दिक्कत है भाई? ये भी √2 है, ये भी √2 है, ये भी √2 है। एक √2 पड़ा हुआ है, मैंने जेब में डाल लिया। दूसरा √2 पड़ा हुआ है, जेब में डाल लिया। तीसरा √2 पड़ा हुआ है, जेब में डाल, तो मेरे कितने जेब में कितने हो गए, 3 √2 हो गए ना। तो इसको सीधा आंसर लिख दो ना, 3 √2। हाँ, अगर ये होता √2 × √2 × √2, तो फिर वही अपना नियम गुणा में तो पढ़ा, √2 × √2 तो 2 होता है, इन दोनों का गुणनफल तो क्या गया 2 आ गया, और इसका कुछ बनता ही नहीं, तो इसको 2 √2। अब देखो चिन्हों का ही फर्क होता है, और कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो अब चाहे से कुछ ना भी 10 बार भी आए, 10 बार गुना आप कर दोगे। या √2 + √2 + √2 3 √2 है, और √2 × √2 × √2 क्या है 2 √2 है। ये क्यों है ये अपन बात कर चुके हैं, और ये क्यों है ये भी अभी मैंने बताया। हरी बात सुनिए, तो बेटा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपन जो मेहनत कर रहे हैं उस पर पानी मत फेरना, ईमानदारी से, क्यों रेगुलर आप उस चीज को करोगे, रेगुलर क्लास को स्टडी करोगे तो चीजें पकड़ में आएगी, क्योंकि बिल्कुल लिंक है एक दूसरे से। आ रही बात समझ में? इसलिए आप बहुत ईमानदारी से, आप लोगों पर विश्वास है मुझे कि आप लोग पूरी मेहनत करोगे साथ में लग करके, और जो होमवर्क दिया गया है आप अपने हिसाब से, आपको ये प्रैक्टिसिंग वे बता रहा हूं मैं आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है मैथ्स में। अगर अच्छा बहुत समय है अपने पास, बहुत समय, प्रैक्टिस बनाती है इंसान को परफेक्ट, प्रैक्टिस, तभी आप लड़ पाओगे वहां। आज वो कहते हैं ना कि सचिन तेंदुलकर कितने भी बड़े खिलाड़ी थे, कितने भी बड़े खिलाड़ी थे, टेस्ट में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड है एक तरीके, पर बेटा नेट प्रैक्टिस तो डेली नियम में उनके भी था। आई बात नहीं तो क्या आता भाई, जाके बॉल फेस करनी, उनको सारी ड्राइव आते थे, सारी ड्राइव खेल सकते थे, पर नहीं,
प्रैक्टिस जरूरी, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी नहीं। नहीं तो क्या कोई हलवा नहीं है कि आपके पास कोई किताब खरीद लाओगे या कोई नोट्स बना लोगे, मैं कह रहा हूं भगवान भी उतर के आ जाए और आपको नोट्स ये दे दे कि बेटा इसमें से पढ़ लेना, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। नोट्स से कोई सिलेक्शन होने के यार, आप 1,000 रुपए खर्च कर सकते हो अगर एक बुक के ऊपर, तो कोई 10,000 रुपए खर्च कर सकता है, वो 10 तरह की बुक ले आएगा कि इसमें अच्छे हैं, इसमें अच्छे हैं, इसमें अच्छे अच्छे, पर वो अच्छे ही दिखेंगे वो, उनको जहन में उतारना पड़ता है। जहन में उतारने के लिए मैथ्स बिना पेन के नहीं होती, पेन चलाना पड़ता है, पेन। और पेन चलाने की जिसकी आदत है ना, तो चाहे से एक हैंडबुक कोई सी भी रख लो, उसके बाद तो कंसेप्ट तो यहां से निकलते हैं। बुक में तो एक क्वेश्चन दिया होगा, उस एक क्वेश्चन के बेस के ऊपर आप 10 क्वेश्चन अपने आप ही सोचेंगे, अपने आप अपने रजिस्टर में लिखा और अपने ये शुरू हो गए, वो बनाती है। नोट्स का कलेक्शन किसी को सेलेक्ट नहीं करवाता, सिलेक्शन करवाता है इंसान की मेहनत। तो ये मेहनत जाए नहीं जाए, तो बेटा इसको करना। और कोई दिक्कत आ रही हो, कैसा हो, तो मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन में आज शायद वो लिंक डाल दिया है उसका, तुम्हारे टेलीग्राम का बोलते हैं, ठीक है ना बेटा, तो उस पर लिख देना। तो अगर ना जैसे मेरे को अगर समय मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारे रिप्लाई देने का, पर ये मेहनत ध्यान है, ठीक है बेटा, थैंक यू। हाँ, देखना मैंने एक बार दबा तो दिया था या 2 बार दबा